जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 3 मार्च को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का बोर्ड एग्जाम है। और बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके साइकोलॉजी के कुल मिलाकर के 35 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि द्विव तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि स्पीयरमैन। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने द्विव तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो बुद्धि को 2 भागों में बांटता है। कौन कौन भाग में? तो इसमें आपका पहला भाग है जी फैक्टर, और यह व्यक्ति की समान बुद्धि को दर्शाता है। और वहीं पर दूसरा भाग है आपका एस फैक्टर, यह विशिष्ट कौशल या क्षमता को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये स्पीयरमैन। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जेपी दास ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि जेपी दास, किर्वी और नागलिरी ने पास मॉडल को विकसित किया। और इसमें 4 प्रतिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? तो इसमें जो 4 प्रक्रियाएं होती है उसमें पहला है आपका योजना बनाना, दूसरा है ध्यान केंद्रित करना, तीसरा है समकालिक संसाधन और चौथा है आपका कर्मिक संसाधन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेपी दास। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 5। और इसमें जो 5 श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहला है आपका बिल्कुल या सहमत, दूसरा है असहमत, और तीसरा है न तो सहमत न असहमत, और चौथा आपका है सहमत, और पांचवा है पूरी तरह से सहमत। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सेलोवे एवं मेयर ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि सेलोवे और मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित किया, जो किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि किसने सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा दी। तो सेलोवे एवं मेयर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मनियमन। और इसके बारे में बता दें कि आत्मनियमन का अर्थ व्यक्ति की अपने व्यवहार, भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता से है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा आत्मनियमन। तो ये था आपका 5वां प्रश्न का उत्तर। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि स्व यानी कि सेल्फ क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि स्व अपने विश्वासों, भावों और अनुभवों के बारे में बतलाता है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 7वां प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रोम। और इसके बारे में बता दें कि एरिच फ्रोम, ये जो फ्रोम है इसका पूरा नाम क्या है। तो एरिच फ्रोम ने सामाजिक संदर्भ में व्यक्तित्व और मनोवैज्ञानिक विकास को समझाने पर जोर दिया है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्राइड ने। और इसके बारे में बता दें कि सिगमंड फ्राइड, ये जो फ्राइड है इसका पूरा नाम क्या है। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण को विकसित किया, जो अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर आधारित है। तो इस
तरह से हम लोगों ने 8वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों आपका 9वां प्रश्न है कि 16 पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि 16 पीएफ परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, केटेल ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि रेमंड केटेल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स यानी कि 16 पीएफ परीक्षण विकसित किया जो व्यक्तित्व लक्षणों को मापता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रोजेनज्विक का चित्रगत कुंठा अध्ययन भारतीय जनसंख्या के लिए किसने रूपांतरित किया। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पारिक ने। और इसके बारे में बता दें कि पारिक ने रोजेनज्विक का कुंठा परीक्षण को भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है कि स्ट्रेस शब्द का मूल अर्थ क्या है। हम लोग देखते हैं कोई अगर टेंशन में आ जाता है तो कहते हैं कि स्ट्रेस में चले गए हैं। तो ये जो स्ट्रेस शब्द है तो इसका मूल अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि जकड़ना या फिर कसना। और इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दें कि स्ट्रेस शब्द जो है यह लैटिन शब्द स्ट्रिक्टस से बना है, जिसका अर्थ कसना या दबाव डालना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 11वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 12वां प्रश्न है कि दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण को गतिशील प्रक्रिया के रूप में किसने समझाया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लेजारस तथा फोकमैन ने। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि लेजारस और फोकमैन ने तनाव से निपटने की प्रक्रिया को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में समझाया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 12वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका 13वां प्रश्न है कि सामूहिक पागलपन के प्रभाव किस शताब्दी में से मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 10वीं से 16वीं शताब्दी। इसका बच्चों लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन थे। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन थे, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि एडलर। एडलर का पूरा नाम क्या है, एल्फ्रेड एडलर है। और इन्होंने ही जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के आत्मसंवेदन और सामाजिक प्रभाव को महत्वपूर्ण बताया है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 14वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका 15वां प्रश्न है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, तो इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्रेपलिन। और इसके बारे में बता दें कि एमिल क्रेपलिन ने यह पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने मानसिक विकारों के जैविक आधार पर जोर दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 16वां प्रश्न है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को 3 भागों में किसने बांटा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्डन ने। ये जो विलियम सेल्डन है, इन्होंने ही व्यक्तित्व और शरीर की बनावट के संबंध में जो है ये आपका जो है इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, सेल्डन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि एगोराफोबिया क्या है। एगोराफोबिया क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि खुले स्थान में कोई अगर डरता है या फिर भीड़ भाड़ में डरता है तो उसको जो है एगोराफोबिया कहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, खुले स्थान से डरना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि मनोचिकित्सा की प्रक्रिया को वार्तालाप के रूप में किसने परिभाषित किया। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि मनोचिकित्सा की प्रक्रिया को वार्तालाप के रूप में किसने परिभाषित किया, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि अस्ट्रेज ने। और इसके बारे में बता दें कि अस्ट्रेज ने कहा कि मनोचिकित्सा एक वार्तालाप आधारित प्रक्रिया है, जिसमें रोगी और चिकित्सक के बीच संवाद होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 18वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका 19वां प्रश्न है कि मनोचिकित्सा की विशिष्ट प्रविधि क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समूहन चिकित्सा। और इसके बारे में बता दें कि समूहन चिकित्सा में व्यक्ति को गहन एकाग्रता और विश्राम की स्थिति में ले जाकर उपचार किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 19वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसका सही उत्तर होगा समूहन चिकित्सा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तम स्वास्थ्य के
के लिए अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए अष्टांग मार्ग किसने प्रतिपादित किया, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध ने ही जो अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 8 सिद्धांत प्रदान करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक कुल मिलाकर के 20 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला यानी कि 21वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रोफेसर कैली व बोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि प्रोफेसर कैली व बोलकाट के मतानुसार समूह की निर्धारित अभिवृत्ति को समूह के नए सदस्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, शीघ्रता से। और इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दें कि प्रोफेसर कैली और वोलकाट के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी नए समूह में शामिल होता है तो वह समूह की सामाजिक मान्यताओं और अभिवृत्तियों को जल्दी स्वीकार कर लेता है ताकि समूह में सामंजस्य बना रहे और उसे स्वीकृति मिले। तो इस तरह से हम लोगों ने 21वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने विकसित किया। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रदाय को किसने विकसित किया, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, एस.एम. मोहसिन ने। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि एस.एम. मोहसिन ने द्विसंप्रदाय को विकसित किया, जो बताता है कि मनोवृत्ति का परिवर्तन 2 स्तरों पर होता है। कौन कौन स्तर में, तो पहला है आपका सतही स्तर और दूसरा है गहन स्तर। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉटरेल ने क्या नाम दिया है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि भाव प्रबोधन क्रिया में व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन अनुभव को कॉटरेल ने क्या नाम दिया है। जो कॉटरेल है एक व्यक्ति का नाम है, तो इन्होंने क्या नाम दिया है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि कॉटरेल ने यह सुझाव दिया कि जब कोई व्यक्ति किसी भावनात्मक या सामाजिक चुनौती का सामना करता है तो वह एक प्रकार के मानसिक मूल्यांकन से गुजरता है जिसे प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 23वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 24वां प्रश्न है कि पूर्व उदाहरण के कितने घटक हैं। पूर्व उदाहरण के कितने घटक हैं, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 3। और ये 3 घटक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है व्यवहारात्मक। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 3। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न है कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किसने किया है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सोलोमन एस। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सोलोमन एस। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि सोलोमन ने अपने प्रसिद्ध अनुरूपता प्रयोग में दिखाया कि कैसे लोग समूह के दबाव में अपनी राय बदल सकते हैं भले ही समूह की राय गलत हो। तो इस तरह से हम लोगों ने 25वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक प्रभाव की कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सर्मान्वयन। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि किस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि किस समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना पाई जाती है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बाह्य समूह। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि बाह्य समूह यानी कि आउट ग्रुप वह समूह होता है जिससे व्यक्ति खुद को अलग मानता है और आमतौर पर हम की भावना मुख्यतः आंतरिक समूह में होती है, लेकिन बाह्य समूह के खिलाफ एकजुटता की भावना भी विकसित हो सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 27वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों आपका 28वां प्रश्न है कि कूले ने समूह को कितने भागों में बांटा है। ये जो कूले हैं इन्होंने समूह को कितने भागों में बांटा है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा,
टू। और वो टू कौन है? तो इसमें आपका पहला है प्राथमिक समूह, दूसरा है गौण समूह, जिसमें प्राथमिक समूह में परिवार, करीबी मित्र आदि आते हैं और वहीं पर गौण समूह में आपका कार्यस्थल, संगठन आदि आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका जो दिया गया है ये बी और सी, ये तीनों नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। और इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि समूह संरचना के जो घटक हैं उसमें भूमिकाएं, प्रतिष्ठा और प्रतिमान हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 29वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 होना चाहिए। यानी कि किसी भी समूह या फिर कहें कि ग्रुप के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए ताकि सामाजिक अंतःक्रिया हो सके। तो इस तरह से हम लोगों ने 30वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 31वां प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बच्चों प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्रकृति प्रदत्त होता है, प्रकृति द्वारा लाया जाता है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं आपका जो भूकंप है ये आपका प्राकृतिक आपदा है। बाकी हम लोग देखें तो बाकी आपका जो है ये सब जो मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 31वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो आप लोग यहाँ पर देखिए ए में दिया गया सुनामी, यही इसका सही उत्तर होगा। और बाकी हम लोग देखें तो भोपाल गैस त्रासदी है या फिर श्रीमाइल आइलैंड और चेरनोबिल दुर्घटना आदि है। तो ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 32वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका 33वां प्रश्न है कि शांति क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा शांति अहिंसा और निशस्त्रीकरण है। और इसके बारे में बता दें कि शांति का जो अर्थ होता है क्या होता है? किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर, बल्कि शांति का जो अर्थ है वो है आपका अहिंसा और निशस्त्रीकरण। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन साक्षात्कार का चरण नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया यानी कि अध्ययन की विश्वसनीयता, तो ये आपका जो है साक्षात्कार का चरण नहीं है। और वहीं पर साक्षात्कार के जो चरण है वो कौन कौन से हैं? तो वह चरण आपका है पहला में प्रारंभिक तैयारी, दूसरा में साक्षात्कार का संचालन और तीसरा है साक्षात्कार समापन। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आपका 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी अध्ययन की विश्वसनीयता। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा निजी। और इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दें कि परामर्श के जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें शैक्षिक परामर्श है, व्यवसायिक परामर्श है, निर्देशन है, तो ये सब है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो देख रहे हैं इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ये निजी। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के 3 मार्च को होने वाले साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 35 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा और साथ ही साथ और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो वीडियो है उसे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं ताकि मैं जब भी उस वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उसे देख करके अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं हिस्ट्री है या फिर पॉलिटिकल साइंस था या फिर बाकी सब्जेक्ट है तो उसमें हमने आप लोगों को जो बताया था उसमें बहुत सारा क्वेश्चन भिड़ा था। तो इसमें भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा भिड़ेगा। इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं ताकि आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से याद हो सके। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।